हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा खेरा। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, कब करानी चाहिए, किसे करानी चाहिए, किसे नहीं करानी चाहिए। ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत से लोग डरते हैं कि पता नहीं ये सर्जरी है, ऑपरेशन है, क्या होगा, हमारे आगे की लाइफ कैसी होगी। कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि हमारे तो फेल हो गई सर्जरी, हमें सूटेबल नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को के अंदर बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है, जिसे हम TKR भी बोलते हैं। तो ये एक हिंदी में बोला जाए तो ये घुटना बदलवाने का ऑपरेशन है, जो हम सुनते हैं कि घुटना बदलवा लिया है। तो वैसे तो ये नाम ही थोड़ा सा गलत है। टोटल नी रिप्लेसमेंट मतलब ये नहीं होता है कि पूरा घुटना ही चेंज करा लिया गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि कई बार हमारे आप मान लीजिए कि कई बार वॉल में कुछ प्लास्टर वगैरह गिर जाता है, तो हम थोड़ा सा प्लास्टर उसको हटा के और नया प्लास्टर करवा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी दीवार तोड़वा के फिर नई बनवा रहे हैं। या कई बार हम लोग देखते हैं कि टेबल की माइका निकल रही है, तो हम माइके की फ्रेम को पूरा हटवा के नई फ्रेम लगवा लेते हैं। ऐसा नहीं करते हैं कि पूरा टेबल ही तोड़वा के नया बनवाया हो। या बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जब हमारे दांतों में कैविटीज हो जाती हैं, तो हम वो कैविटी को हटा के वहाँ से कुछ मेटल का इम्प्लांट करवा लेते हैं, कुछ भी वहाँ भरवा लेते हैं। ऐसा नहीं करते हैं ना कि पूरा दांत ही हटा के नया दांत लगाया हो। तो इसमें भी सेम ऐसा ही होता है कि टोटल नी रिप्लेसमेंट एक नाम है कि आपको सुन के ऐसा लगेगा कि पूरा ही पूरी हड्डियां ही हट गई, पूरा घुटना ही बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पार्ट जो घिस गया है उसको हटा के उस जगह पे मेटल का इम्प्लांट कर देते हैं। वैसे इसका मेडिकल टर्म है नी ऑर्थोप्लास्टी। नी मतलब घुटना, आर्थ्रो मतलब हड्डियां, और प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक सर्जरी कह लीजिए। आप एक समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, रिसरफेसिंग कह लीजिए या करेक्शन कह लीजिए। तो इसको मेन इसका नाम है नी आर्थ्रोप्लास्टी। ये टोटल नी रिप्लेसमेंट एक इमरजेंसिकल सर्जरी या ये कह लीजिए कि लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी नहीं है, लाइफ स्टाइल सर्जरी है। इसको करा लेने से आपकी लाइफ स्टाइल इंप्रूव हो सकती है। लाइफ स्टाइल इंप्रूव करने के लिए यानी कि हमारी पेन फ्री लाइफ को जीने के लिए हम ये सर्जरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हार्ट की सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, ये सारी जो सर्जरीज होती हैं ये तो इमरजेंसिकल सर्जरी होती है। टाइम रहते या इमरजेंसिकल करानी ही पड़ती, सोचना नहीं पड़ता कब कराएं। लेकिन टोटल नी रिप्लेसमेंट को आप वेल प्लान करके अपने सर्जन से डिस्कस करके आप इस सर्जरी को प्लान कर सकते हैं और आप ये सर्जरी करा सकते हैं। इससे आपकी लाइफस्टाइल, क्वालिटी लाइफस्टाइल आपको मिलेगी और आपकी जो लाइफस्टाइल आगे की लाइफ होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये किसे कितनी एज में करानी चाहिए। तो इसके लिए कोई एज मैटर नहीं करती है, कोई एज डिपेंडेंट सर्जरी नहीं है ये। जब भी आपको ज़रूरत हो, आपको ऐसा लगे कि अब सारे ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं, अर्थराइटिस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सारे ट्रीटमेंट लेने के बाद भी पेन कम हो ही नहीं रहा है और घुटना दिन ब दिन घिसता जा रहा है, कार्टिलेज घिसते जा रहे हैं, तो आप ये सर्जरी ऑप्ट कर सकते हैं। 60 ईयर्स के बाद, वैसे ये ज़्यादातर 60 ईयर्स के बाद ये सर्जरी कराई जाती है, लेकिन कई बार रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें 50 टू 55 ईयर्स के बाद भी ये सर्जरी करनी पड़ सकती है। इसमें ये जो प्लांट जो इसमें मेटल के लगते हैं वो 15 टू 20 ईयर्स तक चलते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग 60 ईयर्स के बाद सर्जरी को प्लान करते हैं, ताकि 15 टू 20 ईयर्स की हमारी जो आगे की लाइफ है वो बहुत ही स्मूथ हो। लेकिन ज़रूरत है तो 55 के बाद भी करना पड़ती है। अब क्या ज़रूरत है, आप कई लोगों को क्वेश्चन आपको मन में आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें ज़रूरत है। तो एक एक्सरे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ग्रेड 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस का एक्सरे है। अगर ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 की शुरुआत हो, तो आपको एक टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप फिजियोथेरेपी कंटिन्यू करके एक्सरसाइजेस को घर पे कर कर आप ये सर्जरी को टाल सकते हैं और अपने घुटने को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रेड 3 बढ़ गया है, सीवियर हो गया है, ग्रेड 4 तक आप पहुंच चुके हैं, जिसका एक्सरे आपको दिख रहा होगा, आप दोनों एक्सरे को कंपेयर कर लीजिए, तो आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी, आपको ऑप्ट करनी ही पड़ेगी सर्जरी, और आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा।
पहले जो है टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत महंगी हुआ करती थी, तो कई लोग नहीं करा पाते थे। लेकिन आजकल गवर्नमेंट ने एक इसके लिए एक अमाउंट डिसाइड कर दिया है कि इससे ज़्यादा कोई भी सर्जन अमाउंट नहीं कर सकता है, ले सकता है पेशेंट से। तो ये सर्जरी आजकल सस्ती हो गई है, तो ज़्यादातर लोग 60 के बाद जिनकी ग्रेड 4 है वो करा ही लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सस्ती हो गई है तो करानी है, अगर आपको नीड है, आपको ज़रूरत है तो कराइए। क्या दवाई हम इसलिए खाते हैं कि दवाई सस्ती है तो खा लो, ज़रूरत होती है तभी खाते हैं। तो सर्जरी की भी जब ज़रूरत होगी तभी हम कराएँगे, अदरवाइज़ फिज़ियोथेरेपी से ही हम हमारे घुटनों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं कि सर्जरी कैसे होती है। तो जो हमारे घुटना जो हमारा होता है वो 3 बोन से मिलकर बनता है। एक होती है ऊपर की फीमर, जैसे कि आपको साइड में पिक्चर में दिख रहा होगा। नीचे वाली बोन को हम बोलते हैं टिबिया, और बीच में जो घुटने की कटोरी होती है उसको हम बोलते हैं पटेला। तो इस सर्जरी में क्या होता है, फीमर का नीचे वाले पार्ट को हम कट करते हैं। जो जितना पार्ट घिस गया है, खराब हो गया है, उसको हम कट करते हैं। टिबिया का जितना पार्ट घिस गया है उसको हम कट करते हैं। जो फीमर है उसमें हम डब्ल्यू शेप का एक मेटल इम्प्लांट करते हैं, जो मेटालिक होता है। इसमें कोबाल्ट और टिटेनियम मेटल यूज होता है। तो ऊपर हम फीमर में हम डब्ल्यू शेप का हम लगाते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा मेटल। टीबिया में हम टी शेप का मेटल लगाते हैं, और इन दोनों के बीच में हम लगाते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक का यूज किया जाता है, प्लास्टिक यूज किया जाता है। क्योंकि क्या होता है कि जो फीमर के मेटल का जो वेट है वो सीधा कर टिबिया पे आएगा, तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब ही नहीं है सर्जरी का। हमने क्यों सर्जरी कराई है, क्योंकि फीमर टिबिया से चिपक रही है, गैप कम हो रही है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कराई है। फ्रिक्शन होता है ना, जब घिसता है तभी तो चीज़ें कम, ये जब हड्डी एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगी तभी तो घिसेंगी। तो फिर मतलब ही नहीं है, इसलिए बीच में प्लास्टिक का पार्ट लगाते हैं, ताकि जो फीमर का जो मेटल है उसका सारा वेट प्लास्टिक पे आए, टिबिया पे नहीं आए। तो इस तरह से क्या होता है कि मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाती है, वेट बेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, फ्रिक्शन नहीं होता है ज़्यादा। अब आप कंपेयर करिए कि जो पहले ग्रेड 4 का आपका एक्सरे है वो उसमें कितना ज़्यादा गैप है, उसको हम जब ऑपरेशन हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल नॉर्मल हो गया है घुटना, जैसे पहले था। ठीक है, और अब क्या हो गया है कि पहले ऐसा होता था कि घुटना नहीं मोड़ सकते या ऐसा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप इतने ज़्यादा मेडिकल एडवांसमेंट आ गई है कि आप पूरा घुटना अपना मोड़ सकते हो, योगा कर सकते हो, आलती-पालती मार के बैठ सकते हो, नमाज़ पोज़ीशन ले सकते हो, उल्टा होके आप पूरी घुटना मोड़ के एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हो। तो आजकल मेडिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आपको ये डाउट होगा कि पेन भी होता होगा, भई ऑपरेशन है तो पेन भी होगा, टाँके भी आएँगे, बिल्कुल आएँगे। कई बार सर्जन जो होते हैं वो स्टिचलेस सर्जरी करते हैं, तो आपको टाँके कटवाने जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कई बार सर्जन जो होते हैं वो स्टिचेज़ वाली सर्जरी करते हैं। आप वो पहले अपने सर्जन से प्रॉपर पूरी प्रोसीजर, स्टिचेज़ वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लीजिएगा, तो उसके बाद आपको स्टिचेज़ कटवाने जाना पड़ता है। उससे ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता आपके घुटने पे, दोनों ही ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूँ कि ये जो सर्जरी होगी ये बोन्स की होगी, बोन इम्प्रूव होगी, मसल की नहीं होगी। मसल वैसी ही है, लिगामेंट वैसे ही हैं, कैप्सूल्स वैसे ही हैं, तो हमें इनकी स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे जो मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है ना, वो हमें ग्रेड से मेज़र करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। हाईएस्ट ग्रेड मतलब अगर आपकी मसल बहुत हेल्दी है, बहुत ताकतवर है, तो ग्रेड 5 आपकी मसल की स्ट्रेंथ होगी। लेकिन एक कट लगते ही, ऑपरेशन जब सर्जरी होगी तब मसल में एक कट लगते ही ग्रेड 5 से गिर के ग्रेड 2 हो जाएगी मसल की। तो मसल की स्ट्रेंथनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि हमारा ऑपरेशन फेल हो गया है, हमारे तो अभी भी दर्द होता है, हमारा तो अभी भी हमें भारीपन पैरों में लगता है, अभी भी हम थक जाते हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, तो समझ लीजिए कि उन्होंने फिजियोथेरेपी अच्छे से करी नहीं है, उन्होंने मसल स्ट्रेंथनिंग अच्छे से करी नहीं है। तो पीकेआर का सक्सेस रेट किस पे डिपेंड करता है? फिजियोथेरेपी पे डिपेंड करता है। तो अब हम बात कर रहे थे कि पेन होता है, बिल्कुल होता है पेन, लेकिन मेडिकल दवाइयाँ वगैरह मेडिसिन चलती हैं तो पेन 80% कम हो जाता है। और आजकल हम लोग एक नई टेक्निक यूज़ करते हैं, टेपिंग कर देते हैं, तो फेट पैड पे लोड कम आता है नी के, तो हम लोग क्या करते हैं फिर इस वजह से पेन लेस हो जाते हैं पेशेंट, 80% तक पेन कम हो जाता है। तो डे 1 पे यानी जिस दिन ऑपरेशन हुआ है, सेम डे हम पेशेंट को खड़ा कर देते हैं, वो टॉयलेट करने जा सकता है, वॉकर के साथ थोड़ी-सी वॉक भी कर सकता है, और
थर्ड डे पे हम पेशेंट को स्टेयर्स क्लाइंब करवाते हैं, वो नॉर्मल घूमता है, कॉरिडोर में वॉक करता है, नॉर्मल हो जाता है। अब मैंने कुछ दिनों पहले एक शॉर्ट में डाला था, 14 डेज़ हो गए थे उनको फिजियोथेरेपी लेते-लेते, और वो किस तरह से वॉक कर रहे थे। आपको साइड में मैं लगा दूँगी वीडियो, आप ज़रूर देखिएगा कि वो किस तरह से डे 14 के बाद वॉक कर रहे हैं। यानी आपकी लाइफ़स्टाइल, उनकी लाइफ़स्टाइल देखिए कितनी चेंज हो गई है। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं टीका, तो बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप भी प्रॉपर फिजियोथेरेपी लेंगे तो आपकी भी लाइफ़स्टाइल ज़रूर चेंज होगी। वैसे तो इसके रिस्क फैक्टर बहुत कम है इस सर्जरी के, 95% सक्सेस रेट है। लेकिन फिर भी आपको मैं बता देती हूँ कि आपको पता होने चाहिए कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या-क्या हो सकते हैं। पहला होता है ब्लड क्लॉट, इन्फेक्शन, इम्प्लांट फेलियर, स्टिफनेस, लैक ऑफ मोबिलिटी और पेन ठीक ही नहीं होता है, पेन कंटिन्यूअसली बना ही रहता है। तो ये इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वैसे 95% पीपल्स को सक्सेस मिलती है इस सर्जरी को कराने के बाद। इसमें जैसे कि मैंने आपको कहा, ये लाइफस्टाइल चेंजिंग सर्जरी है, लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी नहीं है, तो यानी इमरजेंसी का सर्जरी नहीं है। तो आई होप आपको टीकेआर के बारे में सब पता चल गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा, कब किसे क्यों करानी चाहिए, क्या होता है, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कितना सक्सेस रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप इसकी एक्सरसाइजेस भी देखना चाहते हैं कि टोटल नी रिप्लेसमेंट कराने से पहले क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और बाद में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उसकी वीडियो डे वाइज मैं आपको डालूंगी। मैं नेक्स्ट की डे 1 पे क्या करना है, डे 3 पे क्या करना है, तो आपको ज़रूर देखिएगा, वो सेकेंड पार्ट में आने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर उनके साथ करिए जो ये रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने का प्लान कर रहे हैं लेकिन डर रहे हैं कराने के लिए। तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।